नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से KGMU एंड UPSSC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए क्लास नंबर 14 लेके आया हूं। तो चलिए बगैर देरी किए क्लास नंबर 14 की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो KGMU के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज considered as an indication to administering serum albumin। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन आपको सीरम एल्बुमिन देनी पड़ेगी, यानी कौन सी कंडीशन में आप कौन सी कंडीशन इंडिकेट कर रही है कि आपको सीरम एल्बुमिन की ज़रूरत है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। यहाँ पर सीरम एल्बुमिन की बात हुई है, इंडिकेशन की, सीरम एल्बुमिन का इंडिकेशन की बात हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर इज बी, मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर। ये क्या होता है कि जो मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, जो यानी ऑनकोटिक जो प्रेशर होता है वो एल्बुमिन के लेवल को मेंटेन करवाता है। जो हमारे शरीर के अंदर एल्बुमिन लेवल होता है ये उसको नॉर्मल करवाता है। और हमारा जो ऑनकोटिक जो प्रेशर होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू 26 से 32 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके लिए एक नया क्वेश्चन बनता है कि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ऑनकोटिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू बताओ। तो ऑनकोटिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 26 से 32 होती है। और जो सीरम एल्बुमिन को मेंटेन करवा के रखता है बॉडी के अंदर वो ऑनकोटिक प्रेशर ही रखवा के रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सनलाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस विटामिन। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सनलाइट यानी जो सूर्य की किरणें होती है उनसे कौन सा विटामिन हमें, रिचेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, यानी सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट, सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन ज़्यादा मिलता है। तो ये तो यार शायद सभी स्टूडेंट बता सकते हैं हमारे, क्योंकि ये तो स्कूल में भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज, इसमें तो कुछ ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर इज विटामिन डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए क्लाइंट इन द फैमिली प्लानिंग clinic ask the nurse about the most likely time for her to conceive. The nurse explanation that constipation is most like to occur when। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक क्लाइंट है जो फैमिली प्लानिंग करने की सोच रहा है और वह क्लाइंट नर्स से बेस्ट टाइम पूछ रहा है कंसीव करने का। यानी कि एक नर्स है कंसीव करने का बेस्ट टाइम पूछ रहा है दोस्तों। ये नर्स से पूछ रहा है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका बेस्ट टाइम पूछा गया है यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के लिए। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि एस्ट्रोजन लेवल आर लो, लुटेराइजिंग हार्मोन, एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज थिन, द प्रोजेस्टेरोन लेवल इज लो। तो राइट आंसर गैस कीजिए। तो जब भी अगर कंसीव की बात आती है, जब भी कंसीव की बात आती है तो कंसीव में सबसे ज़्यादा लुटेराइजिंग हार्मोन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी बनता है, जिसको हम LH हार्मोन भी बोलते हैं। जब LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है तभी कंसीव होने के चांस बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में LH हार्मोन को हाई किया जाता है, इसलिए राइट आंसर इज बी, LH हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल यूज्ड इन कोल्ड चेस्ट ड्रेनेज। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि जो चेस्ट ड्रेनेज का प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल रूल का आपको सभी को पता ही है।
तो चेस्ट ड्रेनेज का बताना है यहाँ पे प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है यहाँ पे चेस्ट ड्रेनेज के लिए? तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज बी, ग्रेविटी, नेगेटिव प्रेशर और सक्शन। जब भी हम चेस्ट ड्रेनेज करते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर कभी नहीं देते, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर देंगे तो जो आपने चेस्ट जो ड्रेन लगा रखी है, जो पाइप है, अगर पॉजिटिव देंगे तो वो वापस उस फ्लूइड को, जो चेस्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर की तरफ धकेल दिया जाएगा, क्योंकि प्रेशर बाहर की तरफ, हमें बाहर की तरफ लेना है, तो बाहर के लिए नेगेटिव प्रेशर होता है। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू ए ट्यूब। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आप एडमिनिस्टर कर रहे हो एक फीडिंग ट्यूब खाने के लिए, एक फीडिंग ट्यूब डाल रहे हो खाना देने के लिए पेशेंट को, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? खाना खाने के लिए दे रहे हो, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एक फीडिंग ट्यूब। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज बी, गावाज। यहाँ पे अगर सक्शन की बात करें तो सक्शन होता है हमेशा सक करने के लिए, और हमें क्या करना है, उसको फ्लूइड यानी जो भी खाना है उसको, खाना खाने के लिए दे रही है, वो खाना उसको देना है, यानी हमें उस पेशेंट के अंदर डालना है। सक्शन होता है बाहर निकालने के लिए, और गावाज का मतलब होता है खाना खिलाना, यानी उसके अंदर डालना। और जो एनीमा होता है, एनीमा तो आप सब लोग जानते हैं, ये फीकल कंडीशन को रिमूव करने के लिए जाता है, यानी जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा भरा हुआ होता है उसको बाहर निकालने के लिए एनीमा यूज़ किया जाता है। और लवाज का मतलब होता है कि फ्लूइड को रिमूव करना, जो एब्डोमेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस फ्लूइड को रिमूव करना लवाज होता है। और गावाज क्या होता है कि वापस डालना, इसको गावाज बोलते हैं। तो राइट आंसर इज बी, गावाज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज कोज। क्वेश्चन ने पूछा है कि कोई भी व्यक्ति जो लंबे टाइम से अल्कोहल का सेवन कर रहा है उसके अंदर कोज क्या बनेगा, यानी बीमारी कौन सी बनेगी? जो लंबे टाइम से अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो कौन सी बीमारी का वो सबसे ज़्यादा चांस है कि वो इस बीमारी का शिकार होगा? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। सिरोसिस ऑफ लीवर, कोलाइटिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी। राइट आंसर इज सिरोसिस ऑफ लीवर। सबसे ज़्यादा लीवर पर इफेक्ट करता है सिरोसिस ऑफ लीवर जो अल्कोहल होती है। और कोलाइटिस जो होता है वो बाइल्स के अंदर सर्कुलेशन के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाना। कोलाइटिस का मतलब होता है जो हमारी बाइल्स होती है, बाइल्स का जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। और फैटी लीवर क्या होता है, ये ज़्यादातर फास्ट फूड खाने की वजह से होता है। और अगर हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो ये मोस्टली ब्लड टच होने से या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर इज ए, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ब्रेक इन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन इज। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि बोन की कॉन्टिन्यूटी का ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है? जो बोन की कॉन्टिन्यूटी होती है उसका ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज, पहले आप गैस कीजिए। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज ए, फ्रैक्चर कहलाता है। अगर हम स्प्रेन की बात करते हैं तो ये लिगामेंट के अंदर इंजरी होती है, वहाँ उसको हम नाम देते हैं। और अगर हम डिसलोकेशन की बात करते हैं तो डिसलोकेशन में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा शोल्डर है और शोल्डर हमारा बाहर की तरफ निकल जाए, हल्का सा बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है, तो उसको हम डिसलोकेशन बोलते हैं। और अगर हम
सबल्यूएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें शोल्डर पूरा बाहर निकल जाता है, पार्शियली डिसलोकेशन हो जाना, यानी कि पूरा का पूरा बाहर निकल जाना, ये सब सबल्यूएक्शन कहलाता है। और डिसलोकेशन का मतलब हल्का सा बाहर निकल जाना। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी पूछी गई थी बोन की, ब्रैक की, तो यहाँ पर आएगा राइट आंसर इज फ्रैक्चर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डॉक्टर सस्पेक्टेड दैट द क्लाइंट हैज़ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, विच सिम्टम इज कंसिस्टेंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक डॉक्टर है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सस्पेक्ट, यानी कि उसको डॉक्टर ने अंदाज़ा लगाया गया है, बीमारी कंफर्म नहीं हुई है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट के अंदर कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, मोस्टली ज़्यादा, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें ज़्यादा सिम्टम कौन से देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। ए पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल क्रैपिंग, थ्रोम्बिंग पेन इन द अपर क्वाड्रेंट, सडन स्टैम्पिंग पेन इन द लोअर क्वाड्रेंट। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज डी, सडन स्टैबिंग पेन इन द लोअर क्वाड्रेंट। तो एक छोटी सी बात मैं यहाँ बताता हूँ आपको। अगर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, पहले आप उसके बारे में समझिए। जो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जब ओवन और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, उस टाइम प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं, उस टाइम प्रेगनेंसी होती है। लेकिन जब वो ट्यूब के अंदर जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी या ट्यूब के अंदर जो वो फर्टिलाइजेशन होता है, वो मोस्टली क्या होता है, वो जैसे ही बनता है, बनने के बाद वो हमारे यूट्रस में आता है और यूट्रस के अंदर अपर साइड की तरफ आके वो चिपक जाता है। और अगर मान के चलो वो अपर साइड की बजाय वो कहीं पर भी चला जाए, यानी कि वहाँ चिपकने की बजाय, या वो हो सकता है ओवरी में चला जाए, या फ्लोपियन ट्यूब में चला जाए, या एब्डोमिनल कैविटी में चला जाए, किसी भी कंडीशन में चला जाए, अगर यूट्रस को छोड़कर और वो कहीं भी जाता है या फिर वहीं पर रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर वो 4 सेंटीमीटर के साइज से अगर बढ़ जाता है तो हमारे फ्लोपियन ट्यूब को वो फाड़ देता है, वो उसको इंजरी पहुंचाता है। और इंजरी पहुंचती है तो पेशेंट के लिए वो जानलेवा हो सकती है। और फटने के बाद तो फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के तो चांस आप भूल ही जाओ कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी उस ओवरियन ट्यूब से नामुमकिन है। तो जो उसमें पेन देखने को मिलते हैं, सडन स्टैबिंग पेन इन द लोअर क्वाड्रेंट, ये सिम्टम उसमें देखने को मिलते हैं। यानी कि सडन का मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होगा और लोअर क्वाड्रेंट की तरफ होगा, यानी नीचे की तरफ होगा। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट, यानी कि जो मम्स वैक्सीन होती है वो किसको प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। आंसर आपके सामने। पहले मैं मम्स का बताता हूँ। मम्स मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है और ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको हम मम्स बोलते हैं। यानी जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को में हम मम्स बोलते हैं। तो राइट आंसर कैसे कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज बी, ओर्चाइटिस। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोसिल की बात करते हैं तो हाइड्रोसिल को हम जब हमारे टेस्टिस के अंदर फ्लूइड भर जाता है, उस कंडीशन को हम हाइड्रोसिल बोलते हैं। और अगर हम वेरिकोसिल की बात करते हैं तो वेरिकोसिल में खाली फ्लूइड भर जाता है। और अगर हम अनस्टैंडर्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये एक जन्मजात बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा स्क्रोटम होता है उसके अंदर ही हमारे ऊपर टेस्टिस रह जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं आते हैं। अगर नीचे की तरफ नहीं आएंगे तो उस कंडीशन को हम अनस्टैंडर्ड का नाम देते हैं। और
जो ओर्चाइटिस होता है वो मम्स में यूज़ किया जाता है। और अगर हम मम्स की बात करते हैं, मम्स को हम एमएमआर वैक्सीन के एमएमआर वाली वैक्सीन लगाते हैं, इसको बोलते हैं मीजल्स मम्स रूबेला, तो इसमें मम्स भी आ गया। तो मम्स मोस्टली दो प्रकार का होता है, एक ओर्चाइटिस और एक ओफाइटिस। जो ओर्चाइटिस होता है वो मेल में देखने को मिलता है, और जो ओफाइटिस होता है वो फीमेल में देखने को मिलता है। और जो ओर्चाइटिस होता है उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। और जो ओफाइटिस होता है जो फीमेल के अंदर देखने को मिलता है उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, यानी ओवरी के अंदर इन्फेक्शन होता है। और अगर हम ओर्चाइटिस में आए तो ओर्चाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। जब इन दोनों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब इन दोनों में इन्फ्लामेशन होता है तो परेशानी होती है पेशेंट को। यानी कि जब ओर्चाइटिस और ओफाइटिस, जब इन दोनों में इन्फ्लामेशन होता है तो परेशानी होती है। और फर्टिलाइजेशन होने में परेशानी होती है मोस्टली, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, कि जब इन दोनों में इन्फेक्शन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें परेशानी होती है। तो राइट आंसर इज बी। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन बने हैं। हाइड्रोसिल, टेस्टिस के अंदर फ्लूइड भर जाना, ओर्चाइटिस मम्स में देखने को मिलता है, और वेरिकोसिल को हम खाली फ्लूइड भर जाना बोलते हैं, और अनस्टैंडर्ड का बोलते हैं हम जब हमारे टेस्टिस के, जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनके अंदर उनका स्क्रोटम के अंदर ही रह जाना, यानी जन्मजात बीमारी होती है जो ऊपर की तरफ रह जाते हैं, जन्म के समय ऊपर रह गए, नीचे नहीं आए, तो वो अनस्टैंडिंग पोजीशन ही हम उसको बोलते हैं। वो नीचे की तरफ नहीं आई, नहीं ऊपर ही रह गई, तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन होने में परेशानी होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सीरीज़ हम आपके लिए कल लेके आएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। रेगुलेशन ऑफ पीएच विद इन द बॉडी इज डन बाय। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बॉडी के अंदर जो पीएच का रेगुलेशन कौन करवाता है। जो हमारी पीएच होती है, पीएच का रेगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो पीएच का रेगुलेशन करवाता है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। पीएच का पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों। तो पीएच जो होता है उसको राइट आंसर डी, जो हमारी किडनी होती है वो पीएच का रेगुलेशन कराती है। और किडनी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो पीएच को मेंटेन रेगुलेशन करवा के रखती है, उस पार्ट को हम डीसीटी बोलते हैं। और पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन एसिड यानी H+ और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, जिन दोनों को जब ये मेंटेन रहते हैं तो पीएच मेंटेन रहता है। और अगर इन दोनों में हाइड्रोजन एसिड या बाइकार्बोनेट, इन दोनों में अगर ऊपर नीचे डिफरेंस हो जाता है, तो यानी कि ऊपर नीचे डिफरेंस हो जाएगा तो पीएच का लेवल भी ख़राब हो जाता है। तो राइट आंसर इज डी। तो दोस्तों ये थी YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 14। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 15 लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, और अपना सुझाव जो भी है वो कमेंट बॉक्स में डालें। अगर कोई हमसे मिस्टेक हुई है तो उसको बताएं, या कुछ आप लोगों को पूछना है किसी भी एनी अदर सिचुएशन के बारे में, किसी एनी अदर एग्ज़ाम के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट सीरीज़ में आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों YS नर्सिंग एकेडमी को अटेंड करने के लिए।